इटावा की मोस्ट ऑफ द रोड्स को वन वे कर दिया गया है, कुछ रोड्स को तो नो व्हीकल जोन ही कर दिया गया है। और फुटपाथ को देने के एवज में 40 से 50,000 रुपए महीने का किराया 40 से 50,000 रुपए महीने का। आज मुझे पता लगा इटावा में अपराध करके अगर ये चाहे कि हम निकल के चले जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीसरी आंख की नजर पूरे शहर में है। 2-4 लोगों की नेतागिरी के चक्कर में हमारे पूरे बाजार के ग्राहक भगा दिए गए। लेकिन जो तीसरी है जिसे हम त्रिनेत्र भी कहते हैं, उससे आप नहीं बच सकते। सिंपल सी बात है, रूल तोड़ोगे सिस्टम खुद पकड़ लेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड विद पारस बुलानी में, स्पॉन्सर्ड बाय सीपी प्लस गैलेक्सी, गुरु कृपा टेक्नोलॉजीज, प्रोड्यूस्ड बाय अडविज डिजिटल। आज हमारे साथ हैं इटावा पुलिस डिपार्टमेंट के टीएसआई सर मिस्टर सूबेदार सिंह जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। आज का एपिसोड इटावा वासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 मार्च 2026 से इटावा की मोस्ट ऑफ द रोड्स को वन वे कर दिया गया है, कुछ रोड्स को तो नो व्हीकल जोन ही कर दिया गया है। इतनी बड़ी चेंज की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर कोई इन रूल्स को तोड़ देता है तो उन पर क्या एक्शन होगा, और अगर कुछ एक्शन होता भी है तो क्या शुरुआती दिनों में कुछ उन पर एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, जानेंगे हमारे टीएसआई सर से। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है जिसकी आपने चर्चा की है, बेसिक रूप से मैं ऐसा मानता हूँ प्रैक्टिकली कि दो जगह होती हैं, एक मेला और एक बाजार। इन दो जगहों पे अगर भीड़ नहीं है तो इन दोनों जगहों का होने का कोई मतलब नहीं है। इन दो जगह पे भीड़ होना स्वाभाविक है, तभी इनको सफल माना जाता है। लेकिन ठीक बात। इटावा में व्यापार मंडल के द्वारा ये निरंतर मांग की जा रही थी, बोले बाजार में भीड़ बहुत है, जाम बहुत है, इसका इलाज करिए। तो उनकी मांग के अनुसार हमने उच्चाधिकारियों से अपना प्रेजेंटेशन रखा, वन वे प्लान उनको एक्सप्लेन किया, उनको समझ में आया, उन्होंने कहा यस इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब निश्चित रूप से उस प्लान के इम्प्लीमेंट होने से जाम तो खत्म हो गया, लेकिन व्यापारियों की दूसरी समस्याएं प्रारंभ हो गई। बोले अब हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं है। भाई हम एक चीज दे सकते हैं, ठीक बात। या तो अब दुकान पर ग्राहक ले लीजिए या जाम मुक्त हो जाइए। अब ये डिसाइड व्यापारियों को करना है, उनको क्या चाहिए। बट सर, कुछ व्यापारी नेताओं की वजह से बिना व्यापारियों से डिस्कस करे, या जहां पर आपने स्पेशली नो व्हीकल जोन बनाया है, उनके ऊपर तो काफी अनुकूल के अलावा प्रतिकूल असर भी पड़ रहा होगा कि भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपनी व्हीकल से आते थे लेकिन अब अपनी वो शॉप तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, होता ये है, मार्केट है, निश्चित रूप से कहीं भी आग जैसा कोई घटना हो सकती है, क्योंकि बड़े-बड़े शोरूम है, कहीं आग लग जाए। तो पक्की सराय जिस जगह की आप चर्चा कर रहे हैं, ऊपर वाला न करे कभी किसी शोरूम में कोई आग जैसी घटना हो जाए। तो वहाँ इतना कंजेस्टेड था, क्योंकि मिडिल में पार्किंग थी, 10-10 फीट दोनों तरफ से लोगों ने दुकानें बढ़ा रखी हैं। अगर वहाँ फायर सर्विस पहुँचने की समस्या हो, तो मैं समझता हूँ टाइम से फायर ब्रिगेड वहाँ नहीं पहुँचेगी। नहीं पहुंच तो सकते। उस समस्या का समाधान होना भी ज़रूरी था, ठीक बात। जो कि हमने कर दिया है। अब उच्चाधिकारियों के अगले जो भी निर्देश होंगे, उसके हिसाब से पुनः फिर कार्रवाई की जाएगी। तो सर, कौन कौन सी रोड पर वन वे कर दिया गया है, और कौन कौन सी रोड है इटावा शहर में अभी जिसको बिल्कुल ही नो व्हीकल जोन कर दिया गया है? नो व्हीकल जोन तो केवल हमारा करीब 250 या 300 मीटर का एरिया है। ओके। बाकी सारा एरिया जो हमने लिया है, उसमें 3 पहिया और 4 पहिया को हमने बैन किया है, वो प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि एक देखिए रामलीला रोड है, रामलीला रोड से लेके और सीओ सिटी चौराहे तक दोनों टू वे है, जी। दोनों तरफ से व्हीकल चल सकते हैं। जी जी। अगर आप सीओ सिटी से चलते हैं तो रामलीला रोड निकल जाएंगे, रामलीला रोड से चलते हैं तो सीओ सिटी चौराहे से आपके लिए दो तरफ का रास्ता खुल जाएगा। या तो आप कचरा टीटी चले जाइए, जी या फिर सीओ सिटी से दाहिने टर्न करिए और तिकोनिया होते हुए और नगर पालिका थी आप शहर के बाहर निकल जाइए, जी जी। है ना। ठीक उसी प्रकार सीओ सिटी से जो पुरबिया टोला है, पक्का तालाब की तरफ से आप सीओ सिटी पर आ तो सकते हैं, लेकिन सीओ सिटी से आप पक्का तालाब की ओर जा नहीं जा नहीं सकते। सकते, ये पूरी तरह से वन वे है। ये पूरी तरह से बंद तो है। क्या ये वन वे टू व्हीलर्स के लिए भी लागू है, या केवल फोर व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए रखा केवल गया है? 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए। थ्री व्हीलर और 2 फोर व्हीलर व्हीलर। के निकल जाने से उतना इश्यू नहीं होता है, ना ही कोई जाम की समस्या होती है। ओके ओके। तो अभी कई लोगों में ये भी भ्रम है कि इस तरह की जो सिस्टम किया गया है अभी इटावा में, उसमें हम बिल्कुल भी निकाल ही नहीं पा रहे हैं गाड़ी, अब कैसे क्या होगा, खासकर उन लोगों के साथ जिनके पास है ही केवल फोर व्हीलर। ऐसी दशा में केवल उन व्यक्तियों को जो इस मार्केट एरिया में जो रेजिडेंट है, यदि वो अपना आधार कार्ड शो करते हैं, अपना मतलब एड्रेस प्रूफ ओके। अगर दिखाते हैं, तो उनको अलाउ किया जा रहा है। उनको किया जा रहा है अभी भी। ओके। और उन जगहों पर भी जहां पर नो व्हीकल जोन है? नो व्हीकल जोन है वहां भी, अगर वो वहाँ भी। अपना एड्रेस प्रूफ देते हैं कि हमारा आवास ही इसी गली में है, तो उनको जाने दिया जा रहा है। बट सर, जैसे मेरा मानना है कि जब अगर कोई फैमिली मार्केट करने आती है, हम्म। तो
तो 4 व्हीलर नहीं तो कम से कम 2 व्हीलर से तो आती ही है। जी हाँ। और 2 व्हीलर में अपनी वाइफ के साथ, अपनी बच्चे के साथ वो मार्केट तक आता है और कोई ऐसी व्यवस्था जहाँ तक मुझे पता चला है कि अभी की नहीं गई है, ना ही कोई पार्किंग की व्यवस्था और ना ही कोई ऐसी रोड साइड पार्किंग की व्यवस्था जहाँ पर की जानी चाहिए थी। इस प्रकार की टू व्हीलर के लिए व्यवस्था है। यदि आप तिकोनिया पहुंचे नगर पालिका की तरफ से होते हुए तो ये कहारन पुल है। उस पुल पर बाई साइड में खाली मैदान है, आप वहां पार्क कर सकते हैं। यदि आप पचराहा की तरफ से आ रहे हैं तो सीओ3 चौराहे से आने से पूर्व ही लेफ्ट साइड में जो पुराना एक अस्पताल हुआ करता था, हाँ वहां जी। पार्किंग स्पेस है, आप वहां पार्क कर सकते हैं या फिर नगर पालिका के अंदर पार्क कर सकते हैं। लेकिन नगर पालिका में पार्किंग करने पर जाने पर हम्म। नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा इस तरह से बिहेव किया जाता है। हमारे कुछ जानने वाले ऐसे लोग भी मिले कि नगर पालिका में गाड़ी खड़ी कर जाओगे तो पंक्चर कर दी जाएगी एंड ऑल, कहते हुए सुना गया। नहीं, अभी मुझे 2 दिन हो गए इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किए हुए, इस प्रकार की कोई शिकायत कोई मेरे शिकायत संज्ञान में नहीं नहीं आई। आई। सर सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी जानना चाहते हैं कि आम आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो इस वन वे सिस्टम को कैसे समझे? उसी के लिए हमारा जो फोर्स है वो हर पॉइंट पर खड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है या उसे जानकारी नहीं है तो उसको ब्रीफ करने के लिए ही तो हमने ड्यूटी लगाई हुई है। सर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको इस बारे में जानकारी ही नहीं थी, ना ही उसने कुछ न्यूज़ में सुन पाया, जैसे कि अभी नई-नई व्यवस्था ये लागू हुई है। वो जानबूझकर सही कुछ लोग आदत से भी मजबूर होते हैं कि भई इस तरह की व्यवस्था लागू हो गई है, फिर भी घुसे चले आ रहे हैं नो एंट्री में। हुँ। या कुछ लोग गलती से सही अगर ये रूल तोड़ देते हैं, तो उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा? इसको हम गलती कैसे मान सकते हैं? जब प्रत्येक पॉइंट पर हमारा यूनिफ़ॉर्म पहने हुए जवान खड़ा है और वो व्यक्ति आपको ब्रीफ कर रहा है कि इधर से जाना अलाउड नहीं है। उसके बावजूद भी यदि आप जानबूझ के उसमें प्रवेश करते हैं तो ये गलती नहीं। बट सर कोई हड़बड़ी में है, किसी मेडिकल इमरजेंसी में लेकिन आपको बता भी नहीं रहा है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए छूट है। चाहे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध हो उसको अलाउ किया जाता है। ओके, तो क्या ये व्यवस्था परमानेंट है कि कुछ दिनों के लिए की गई? नहीं, एक्चुअली अभी ये व्यवस्था एज़ अ ट्रायल है। ट्रायल है। ठीक है? अब ट्रायल के बाद इसके सफलता के कितने परसेंट निकल के आएँगे परिणाम वो देखा जाएगा। इसको परमानेंट रखा जाएगा या विथड्रॉल किया जाएगा। तो क्या शुरुआती दिनों में इसको चालान से मुक्त रखा गया है? फिलहाल चालान से मुक्त ही है क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर हमारा कर्मचारी रोकने के लिए खड़ा है कि इधर से आप नहीं जा सकते। ओके, ओके। हुँ। सर वैसे नॉर्मली एक चीज़ और बड़ी देखी गई है कि कोई अगर वीआईपी नंबर लिए हुए है या कुछ महामंत्री का पद का कुछ अपना गाड़ी में ऐसा स्टिकर लगा रखा है, जिसे वीआईपी गाड़ी ही कहेंगे हुँ। आम भाषा में, और वो धड़ल्ले से घुसे चले जाते हैं इस तरह की व्यवस्थाओं को भंग करते हुए। हुँ। तो क्या उन पर भी कुछ चालान होगा या पिछले पिछले 2 दिन में जो मैंने ये प्लान इम्प्लीमेंट किया है, किसी भी प्रकार का वीआईपी कल्चर मैंने चलने नहीं दिया है। आप वेरी चाहे नाइस। जो भी हैं, जो व्यवस्था इम्प्लीमेंट हुई है वो आपको फॉलो करनी ही होगी और लोगों की है। कुछ लोग जैसे वीडियोज़ वगैरह आपको डाल के भेजते होंगे कि सर देखिए ये रूल ब्रेक करता हुआ हुँ। पाया जा रहा है, तो क्या उसपे भी आप लेते हैं, एक्शन करते हैं इस पे? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल लेते हैं। जी हाँ। सर जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो बिना किसी परमिशन के कहीं भी अपनी रेहड़ी या दुकानें लगा लेते हैं, तो वो भी तो एक बड़ा कारण है इन जैम वगैरह का, ट्रैफिक जैम वगैरह का। तो केवल व्हीकल का ही चालान क्यों? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है सर? स्ट्रीट वेंडर की जहाँ तक स्थिति है पिछले 2 दिन में जो मैंने ये प्लान चलाया है, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। पहला तो ये है कि जो दुकानदार हैं, जो उसके ओनर हैं दुकान के, उन्होंने अपने ही सामने वेंडर को खड़ा किया हुआ है। आज मुझे यह जान के बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक-एक वेंडर जिन्होंने दुकानें अपने सामने दे रखी हैं, मतलब फुटपाथ दे रखा है फुटपाथ और राइट। फुटपाथ को देने के एवज में 40 से 50,000 रुपए महीने का किराया वसूला 40 से जाता 50,000 रुपए है। महीने ये का। आज मुझे पता लगा जब लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया। कि ये बहुत ही गलत है और अब उच्चाधिकारियों के समक्ष जब बैठक होगी, जब मीटिंग होगी तो ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी जाएँगी। अब जो डिसीज़न होगा वो फिर करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर सीसीटीवी या मैं बात करूँ सर्विलांस की, हुँ। इस सिस्टम में क्या अहम भूमिका रह रही है और क्या आपकी मदद कर रहा है वो उस चीज़ में? जैसा कि इटावा की पब्लिक को मालूम भी है कि प्रेज़ेंट में अभी हमारे करीब 16 चौराहे सीसीटीवी कैमरों से लैस हाँ जी। और मैंने उसके ऊपर वीडियो शूट करके भी डाला था जी, जी। कि कोई भी व्यक्ति इटावा में अपराध करके अगर ये चाहे कि हम निकल के चले जाएँगे तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि तीसरी आँख की नज़र पूरे शहर में है। एक नया बदलाव अभी और आने वाला है जिसे हम करीब 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं कि अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम वायलेशन के चालान भी करेंगे। बहुत बढ़िया सर। तो लोग थोड़ा सजग भी हो हाँ, जाएँ। उनसे फ़र्क पड़ेगा नो डाउट हाँ, कि जो अब सोचते हैं कि पुलिस नहीं खड़ी है, निकल जा रहे हैं चुपचाप से, जी हाँ। कम से कम पीछे से भी उनके ऊपर चालान या एक्शन हो पाएगा, तो बिल्कुल, इससे चीज़ें बिल्कुल। रुकेंगी। सर हमारी जनता जानना चाहती है कि वो कौन से 16 चौराहे हैं? अगर आप एक शॉर्ट में बता दें कि किस-किस चौराहों पे कहाँ कैमरे लगे हुए हैं? ये बताना थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से उचित भी नहीं है।
सही है सर। अदरवाइज लोग उस चौराहे पर थोड़े सजग हो जाएंगे। ओके। तो सर ये चालान की आपने बात करी कि अब डिजिटली चालान भी काटना शुरू किए जाने वाला है। हम्म, यानी कि अगर आप पुलिस का पहरा वहाँ नहीं है और आप सोच रहे हो कि आप नज़र बचा के निकल जाओगे और कोई भी रूल तोड़ लोगे हम्म, और आपने बताया उस पर भी चालान होने वाला है। जी हाँ। तो इसमें कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली है पुलिस? अभी हमने ANPR कैमरे अप्रूव्ड किए हैं, वो जल्द ही लगने जा रहे हैं, अभी 2-4 दिन में ही इम्प्लीमेंट हो जाएँगे वो। जो कि इसकी फुल फॉर्म वैसे आप बेहतर बता पाएँगे, मेरी जानकारी में तो ये ऑटोमैटिक नंबर प्लेट कैमरे हैं, जी, जी। जो नंबर प्लेट को रीड करते हैं, जी, जी, जी। है ना? उनके द्वारा ये कैमरे वो चालान की प्रक्रिया इम्प्लीमेंट। एएनपीआर कैमराज़ फुल फॉर्म होता है इनका ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमराज़। इनका बेसिकली काम ही ये है कि गाड़ी चाहे स्पीड में हो चाहे धीरे, उनकी नंबर प्लेट को ये रिकॉर्ड कर लेता है, उसकी स्पीड को ये रिकॉर्ड कर लेता है, उसका इन और आउट टाइमिंग को ये रिकॉर्ड कर लेता है। यानी कि अगर कोई क्राइम करके भाग रहा है, तो भी उसके गाड़ी के नंबर प्लेट से उसको ईज़िली ट्रैक किया जा सकता है, कि ये किस-किस कैमरे के सामने कितने-कितने बजे इन और आउट हुआ है। सिंपल सी बात है, रूल तोड़ोगे, सिस्टम खुद पकड़ लेगा। सर इट्स एन ऑनर फॉर अस कि विभाग ने, इटावा पुलिस ने हमको मौका दिया कि पूरा इंटीग्रेशन हमको करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारी हुँ। गुरु कृपा पेट्रोलियम को। तो हमारा परफॉर्मेंस या हमारे सर्विसेज के बारे में अगर आप कुछ बताएँ कि आपको कैसा लगा? पिछले करीब 2 साल से हमने आपकी सर्विस को देखा है और निश्चित रूप से आपके द्वारा जो सर्विस हमको दी गई है, हम उससे संतुष्ट हैं और काफ़ी अच्छा लगा है। सीसीटीवी कैमराज़ में जब भी कोई क्राइम होते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर एक्शन लेने के लिए देखा जाता है कि भई अगर क्लियरली दिख नहीं रहा है उसमें, ऐसा पता नहीं चल रहा है, हुँ। तो हम मार्केट में जाते हैं। मार्केट में लगे हुए प्राइवेट लगे हुए कैमराज़ में भी जाके उनसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या चैलेंज आता है सर? वो ईज़िली दिखाने में मतलब कुछ कंफर्टेबल फ़ील करते हैं या कुछ बिल्कुल, प्रॉब्लम करते बिल्कुल, हैं? उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है और इसीलिए पब्लिक से हम निरंतर यह डिमांड भी करते हैं कि आप एक बार को व्यक्ति की निगाहों से तो बच सकते हैं, लेकिन कैमरों जो की तीसरी है, जिसे हम त्रिनेत्र भी कहते हैं, उससे आप नहीं बच सकते, नहीं क्योंकि बच हर सकते। चौराहे और हर नुक्कड़ पर वो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। हमारा सीपी प्लस का भी टैगलाइन है सर, ऊपर वाला सब देख रहा जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आज सुबह-सुबह से ये सिस्टम चालू हुआ है और हम थोड़ा फील्ड पे निकले थे इसकी तहकीकात करने के लिए कि कैसा लोगों का रिएक्शन है इस पर। आप जैसे फील्ड पर हैं और आपका पहले दिन का कैसा अनुभव रहा मैं जानना चाहूँगा? लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ लोग लड़ने भी लग रहे हैं? देखिए अनुभव अच्छा है, अनुभव कभी खराब नहीं होता और जब कोई नई व्यवस्थाएँ मार्केट में इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो उसमें मिले-जुले रिएक्शन होते हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, तो कुछ लोग उसकी बुराई भी करते हैं, बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई चीज़ जब कंटिन्यू हो जाती है, तो 2-4 दिन में फिर क्या है कि वो हैबिट में आ जाता है। जब हैबिट में आ जाता है, तो निश्चित रूप से मार्केट में जो दुकानदार ही बैठे होते हैं, उनको भी बड़ी राहत मिलती है उससे। कई लोगों का कहना ये भी था जब मैं मार्केट में निकला कि 2-4 लोगों की नेतागिरी के चक्कर में हमारे पूरे बाज़ार के ग्राहक भगा दिए गए। हुँ। नहीं, बिल्कुल उनका कहना अपनी जगह सही है, मैं उसकी बात को गलत नहीं मानता, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 2 स्थान ऐसे होते हैं जो भीड़ से चलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बाज़ार और मेला। बिल्कुल अगर इन सही। 2 जगहों पे भीड़ नहीं है तो बाज़ार और मेले का फिर कोई औचित्य नहीं है। ये तो मैं बार-बार कहता रहा लेकिन लोगों ने ये कहा बोले नहीं भीड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैंने भीड़ खत्म कर दी। सही बात है। अच्छा एक चीज़ का मैं आपसे और एक चाहूँगा कि आप जनता को थोड़ा-सा गाइड करें या बताएँ हुँ। कि जैसे इटावा अब इतना बिज़ी तो रहने लगा है कि वहाँ पर अब एक मल्टी लेवल पार्किंग की ज़रूरत दिखने लगी है। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इटावा की किस जगह को एज़ अ पार्किंग स्पॉट बनाया जा सकता है स्थायी रूप से? इसके लिए फिलहाल जैसे हमने ये देखा कहारन पुल जिसको बोलते हैं, य सहारनपुर। यहाँ भी जगह है और थोड़ा-सा तहसील के पीछे एक इस जगह है, वहाँ भी बनाया जा सकता है और निश्चित रूप से यहाँ बनना भी चाहिए, क्योंकि इटावा में एक्चुअली पार्किंग प्लेस कहीं है भी नहीं बिल्कुल सही। और व्यापारी हैं, उनको व्यापार करना ही है, ग्राहक वहाँ पहुँचेगा ही। तो हमारा जो भी प्रशासन है, उनको ये व्यवस्था करनी चाहिए। मैं ये अपील करना चाहूँगा इटावा प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द एक ऐसी सरकारी पार्किंग की व्यवस्था अगर कर दी जाए, जो मेन मार्केट में आने वाले सारे दुकानदारों के साथ-साथ सारे उन ग्राहकों के लिए भी एक सुविधा का सबब बनेगा कि अगर आ रहे हैं तो टेंशन फ्री होकर के एक पर्ची छोटी-सी कटवा करके अपना वाहन निश्चिंत छोड़ करके मार्केट में जाके खरीदारी कर पाएँगे। बिल्कुल। सर अब एक थोड़ा पर्सनल सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। हुँ। जैसे इटावा की जनता में मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको एटलीस्ट नहीं जानता होगा। आपकी वीडियोज़ काफ़ी वायरल होती हैं। कभी आप सड़कों पर जनता को बिना हेलमेट पहनने पर हेलमेट बाँटते हुए देखे जाते हैं और कभी-कभी रूल्स को अच्छे से फ़ॉलो करने वाले लोगों को मालाओं से स्वागत करते हुए देखे जाते हैं।
ये सर जो सिस्टम है आपके द्वारा नया बनाया हुआ, तो ये जो सिस्टम है, क्या ये उन एक्शंस को बैलेंस करने के लिए है जो आपके द्वारा किए गए चालानों के रूप में होता है? या कुछ आपका नया क्रिएटिव तरीका है, जिससे जनता जागरूक हो और अच्छे से जाने इन चीज़ों को? देखिए, पुलिस का कभी भी ये फ़ोकस नहीं होता है कि उन्हें चालान करना है। पुलिस का सर्वप्रथम फ़ोकस ये होता है कि हम आम नागरिक के जीवन को सेफ कैसे कर सकें, ठीक है? राइट सर। और जहाँ तक सोशल मीडिया पर वीडियोज़ की बात है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये फ़ीलिंग हुई, मैं 2025 के आंकड़े अगर देखूँ, तो हमारे यहाँ हत्या या आत्महत्या से मरने वालों की जो संख्या है, वो करीब 3200 लोगों की है। ओके। लेकिन रोड एक्सीडेंट में, मैं केवल यूपी की बात कर रहा हूँ, रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या 25,000 से ज़्यादा है उफ़! और ये इतना बहुत ज़्यादा बड़ा चिंताजनक फ़र्क। है। तो उद्देश्य हमारा ये है कि लोग जो छोटी-छोटी गलतियाँ रोड पे करते हैं, उनको करने से बचें। जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें और इस प्रकार जो असमय लोगों की जो जान चली जाती है रोड एक्सीडेंट में, उससे लोगों को हम बचा सकें। इसलिए मैंने इसका सहारा लिया था। तो सर जनता को आप फाइनली क्या एक ऐसा मूल मंत्र देना चाहेंगे कि इससे बचा भी जा सके और साथ ही साथ कोई ऐसा संदेश जो हमारी इटावा की जनता के लिए काम आए? निश्चित रूप से देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें एज़ ए रिकॉर्ड, तो हमारे यहाँ जितने भी व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, उसमें करीब 79% टू व्हीलर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन करीब 79% टू व्हीलर टू पर व्हीलर पे रन चलती है। करती है। टू व्हीलर के लिए अब है क्या? उसके पास सुरक्षा उपकरण के मामले में कोई एक चीज़ है बस, जिसे हम हेलमेट कह सकते हैं। हेलमेट के अलावा और तो कुछ है नहीं उसके पास सुरक्षा ठीक के बात। लिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति ने अगर अपना सर बचा लिया तो 99% चांस है उसका जीवन बच जाएगा। सेम स्थिति होती है फोर व्हीलर के लिए। तो जो आज की डेट में फोर व्हील्स आ रहे हैं, वो सभी सेंसर युक्त, और सेंसर की कंडीशन ये है कि यदि आप सीट बेल्ट धारण किए हैं और गाड़ी आपकी दुर्घटनाग्रस्त होती है, तभी वो एयरबैग्स खुलेंगे। राइट, ठीक है। अदरवाइज एयरबैग्स नहीं नहीं खुलेंगे। अब सीट बेल्ट न लगे होने के कारण जब फोर व्हीलर के साथ कभी कोई दुर्घटना होती है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो चालक उसमें बैठा है, उस चालक की बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक, और जब चालक की बॉडी ही डिसबैलेंस हो जाएगी, तो गाड़ी को सँभालेगा कौन? ठीक। तो न चाहते हुए भी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। लेकिन अगर उसकी बॉडी सीट बेल्ट के साथ कसी होती, तो स्टीयरिंग उसके कब्जे में होती और वो दुर्घटना को टाल सकता था। इसलिए सीट बेल्ट को लोग ज़रूर यूज़ करें। तो सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। केवल 2 चीज़ों को अच्छे से फ़ॉलो करके हम काफ़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जान है तो जहान है। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं, तो हेलमेट ज़रूर लगाएँ और अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं, भले ही आप मार्केट में ही जा रहे हैं, तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ। 70 से 80% मेरे ख्याल से सर आराम से इसी चीज़ों से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता जी है। हाँ, बिल्कुल। इटावा बदल रहा है और हमें भी उसके साथ बदलना होगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर हम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो पुलिस जितनी भी मर्ज़ी कोशिश कर ले, धरातल पर चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो सकती। सर कुछ लोगों का कहना होता है कि हम सर नेक्स्ट जरा चौराहे तक जा रहे थे, दूध लेने के लिए निकले थे और आपने इतने में चालान कर दिया हमारा। देखिए, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ। एक्सीडेंट कहाँ होता है? व्हीकल्स के साथ एक्सीडेंट हमेशा रोड पे होता रोड्स है, पे होते हैं। ठीक है? खेतों में नहीं होता, ना घर के अंदर होगा। अब वो चाहे लोकल रोड सिटी के अंदर का हो, चाहे वो बाहर का हो, रोड तो रोड ठीक है। है ना? और रोड पर जब आप गिरेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो सर होता है, ये तरबूज की तरह रिएक्ट करता है ना? और हमारे ही उत्तर प्रदेश के लोग अगर दिल्ली जाते हैं, तो बिल्कुल राइट टाइम रहते हैं। चाहे वो 100 मीटर सब्जी लेने जा रहे हो, तब भी हेलमेट होगा। वहाँ जीवन का मूल्य समझते हैं और जैसे ही यहाँ लोकल में आ जाएँगे, वो जीवन के मूल्य को भूल जाते हैं। ये फॉलो करना चाहिए। सर जितने लोगों को रोड ट्रिप्स वगैरह करने का शौक है या कुछ लोग अपना ऐसे भी होते हैं कि पूरी फैमिली के साथ पूरी गाड़ी में रोड ट्रिप करने के लिए निकलते हैं। तो मैंने मोस्टली देखा है कि जैसे ही स्टेट चेंज होता है, यूपी की गाड़ी एमपी में, राजस्थान में या गुजरात में या एमपी की गाड़ी दिल्ली में आके गुजरात में आकर के कुछ पुलिस वालों के द्वारा बहुत ज़्यादा उगाही करने की कोशिश की जाती है या केवल अलग स्टेट की गाड़ी देख के उनका चालान काट दिया जाता है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इसके बारे में डीपली जाके क्या कहूँ, मैं तो अपने शरीर को ही अगर देखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी हाथ में 5 उँगली हैं और देखिए पाँचों बड़ी छोटी हैं, एक आकार की नहीं है। ये दुनिया है, प्रकृति है, इसमें कौन क्या करता है, कैसे करता है, लेकिन हाँ, एक चीज़ सच है, ये मेरा अनुभव है कि गलत कमाया हुआ पैसा आपके परिवार के ऊपर ज़हर की तरह काम करता है। सच बात है। ये मेरी और सर जैसे अगर कोई फैमिली निकली हुई है और हाईवे पर है और किसी ऐसी जगह फँस गई है जहाँ दूर-दूर तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं है, हाँ। तो कैसे वो किसी हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट करे? कोई ऐसा ने शॉर्ट ऐसा तरीका बताएँ? नेशनल हाइवेज पर जो मिडिल डिवाइडर होता है,
उस डिवाइडर के ऊपर एक पीली पट्टी में एक नंबर लिखा रहता है जिसको हम चैनिज नंबर बोलते हैं। ओके, चैनिज नंबर। चैनिज और नंबर। हर रोड का हेल्पलाइन नंबर अलग अलग होता है। ओके, जैसे कि हम अपने एनएच की अगर बात करें तो यहाँ का 1033 हेल्पलाइन नंबर है। 1033। तो अगर उस हेल्पलाइन नंबर पर आप डायल करेंगे तो जो चैनिज नंबर है जैसे ही आप उसको बताएंगे तो जो हेल्प देने वाला व्यक्ति है आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर अतिशीघ्र हेल्प दे देगा, उसे कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो उस चैनिज नंबर का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो जो चैनिज नंबर है वो एक तरह से मेट्रो का पिलर नंबर कह जी सकते हैं जी जी उसको, कि बिल्कुल। सीधे आपके पास हेल्प सीधे वहीं आके और रुकेगी। रोड पर प्रत्येक 20 मीटर की डिस्टेंस पर बहुत वो बढ़िया, लगातार लिखा होता है। वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा पॉइंट सर सामने निकल के आया, हम्म, क्योंकि लोग ऐसे भी होते हैं कि हेल्प के लिए कॉल तो कर देते हैं 112 पर, हाँ लेकिन अपनी लोकेशन ढंग से नहीं लोकेशन बता नहीं बता पाते। पाते। तो वो अपनी चैनिज नंबर को बता करके उस लोकेशन पर अपने के लिए हेल्प जल्द से जल्द बुला सकते हैं। जी हाँ। ये थे इटावा ट्रैफिक डिपार्टमेंट से टीएसआई सर मिस्टर सूबेदार सिंह जी हमारे साथ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी, इसके लिए हम आपसे बहुत बहुत आभारी हैं आपके। थैंक थैंक यू यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, रूल्स फॉलो करना सिर्फ चालान से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। ये पॉडकास्ट सीपी प्लस गैलेक्सी गुरु कृपा टेक्नोलॉजीज के द्वारा स्पॉन्सर्ड है एंड प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन एडविस डिजिटल के द्वारा किया गया है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि अगला पॉडकास्ट आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं। कमेंट कर हमें जरूर बताएं, आपके रिस्पॉन्सेस का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। मैं हूं पारस गुलानी और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट। जय हिंद।